सबसे पहले हम अपने बारे में बता दें। हम बहुत छोटा सा गांव जो है और विलेज में पड़ता है। वहाँ पे एजुकेशन जो है बहुत कंपेयर टू अदर राज्य बहुत कम है। लिटरेसी बहुत कम है वहाँ पे हमारे राज्य में। लेकिन डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है सब कुछ। प्राइवेट स्कूल से ये सब चीज़ डे बाय डे बहुत इम्प्रूव कर रहा है हमारा गाँव। हमारे गाँव में अभी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स के बसेस आते हैं और एजुकेशन पे जो फोकस कर रहे हैं हमारे गांव के लोग, जो समझते हैं एजुकेशन कितना पावरफुल होता है, तो वो लोग अभी सब लोग भेज रहे हैं एक प्राइवेट स्कूल में। क्यों प्राइवेट की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका स्थिति बहुत गड़बड़ है, बहुत ऐसा गड़बड़ है। जब हम पढ़ रहे थे जो 8 स्टैंडर्ड में स्कूल्स में, तो 1 to 8 का स्टैंडर्ड स्कूल था। वहाँ पे 2 ही 3 टीचर था। तीनों टीचर जो है ऑफिशियल, मतलब स्कूल के डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ करने में पूरा बिजी रहते थे और पूरा क्लासेस ऐसे ही बच्चे लोग बैठते थे, ऐसे ऐसे करते थे। तो सोच लीजिए हम वहाँ से पढ़ के आए तो कैसा हमारा एजुकेशंस रहा होगा। जब हम मेरा जो माइंड है डेवलप हुआ, जब हम 10th में गए और एजुकेशन देखे, शहर का माहौल देखे, तो कंपेयर हम अपने आप को किए तो समझ में आया कि एजुकेशन कितना पावर होता है और कहाँ से कहाँ हम भर गए। गांव में एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट का सिस्टम है कैसे है, तो उसमें फाइनेंशियल कुछ इश्यूज था, उसकी वजह से भी हम ऐसा एजुकेशन ठीक से नहीं कर पाए। फिर भी ठीक है, जहाँ तक भी पढ़े अभी ठीक है। हम अपने एजुकेशन के बारे में बता दें। हम इंटर करने के बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, और मैंने डिस्टेंस लर्निंग से बीसीए किया हुआ है। इस साल ही कंप्लीट हुआ है। बहुत लॉन्ग टाइम मैंने 15 में मैंने पीयूसी किया था, पॉलिटेक्निक 16 में पास हुआ था। इसके बाद फिर हम बीसीए कंप्लीट किए। बीसीए करने का भी रीज़न था क्योंकि जब मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया था तो उस समय हम जॉब के लिए सोच रहे थे, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस था तो हम 2 सेक्टर में जा सकते थे, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में तो जा सकते थे क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारा जो कंपनी होती है उसमें ग्रेजुएशन खोजते हैं, मतलब आप ग्रेजुएट हो, बीटेक एमटेक वाले को, जैसे बीसीए वाले को, या जो ग्रेजुएशन है उसके लेवल पे ही हायर करते हैं, एलिजिबल होते हैं फॉर अप्लाई फॉर द जॉब। तो ये स्थिति थी। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन था एक नेटवर्किंग में जाने के लिए। नेटवर्किंग में उतना एजुकेशन देखा जाता है लेकिन ग्रेजुएशन नहीं देखा जाता है। आपको फील्ड वर्क एंड छोटा मोटा कॉन्टैक्ट बेसिस पे जॉब मिल जाता है, कोई भी आप शहर में है तो जो बीसीए बैकग्राउंड जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं उसको पता है ये सब चीज़ के बारे में। जो नहीं भी पता हम बता ही दिए। तो हम मेरे पास सेकंड ऑप्शन था मेरा हार्डवेयर इंजीनियरिंग जाने के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नहीं जा सकते थे क्योंकि मेरे पास एलिजिबल नहीं था फॉर जॉब एप्लीकेशंस, और मैं हार्डवेयर में चूज किया। तो चूज करने से पहले मैं एक कंपनी में गया और वहाँ पे मैंने दिखाया कि भाई मैं पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ और मेरे को जॉब। तो वहाँ पे क्योंकि आपके पास जब स्किल सेट ये सब चीज़ नहीं रहता है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, मतलब जॉब क्या करोगे काम। पॉलिटेक्निक आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो कॉलेज में आपको पता ही कैसे उतना डीप से नहीं बताते हैं कोई भी विषय के बारे में, क्योंकि सब सब्जेक्ट मिक्स होता है। और कंपनी को क्या चाहिए, एक स्किल चाहिए जो उस स्किल पे आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो हमारे कॉलेज फ्रेंड थे, और जब हम सिटी आ गए तो उन लोग सर्कल बन गया, तो वहाँ पे बातचीत किए और वहाँ पे पता चला कि यदि आप एक स्किल पे कोई छोटा मोटा जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे आप कर लेते हैं तो वहाँ पे प्लेसमेंट का भी फैसिलिटी देते हैं और आपको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं जब आप उस स्किल के बेस पे। तो मैंने एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नंबर 1 है हार्डवेयर इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया और मुझे 2-3 कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया, और मैंने टोटल आउट ऑफ 10 इंटरव्यू दिया था। आउट ऑफ 10 मैंने 6 जगह सिलेक्शन भी हुआ था, मेरे पास ऑफ़र लेटर भी प्रेजेंट में है। तो मैंने चूज़ किया एक कंपनी का, क्रिस्पो इन्फोटेक कंपनी, जो आप पूरा जो बेंगलोर पे और सिटी सब में जितना भी आप एटीएम देखते हैं, प्रिंटिंग मशीन, उसके बेस पे काम करता है। जो प्रिंटिंग का जो भी हार्डवेयर और प्रिंटिंग का जो सेटअप वेंडर के थ्रू होता है, जो क्रिस्पो इन्फोटेक संभालता था। हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे थे, तो हम बैठ के रिमोटली जो भी इशूज़ था बैंकिंग के प्रिंटर और एटीएम का, तो इशू हम सॉल्व करते थे वहाँ पे क्रिस्पो इन्फोटेक में। तो वहाँ पर भी जब हम सिलेक्शन वहाँ पे हुआ तो मुझे
एक कॉल सेंटर जैसा जॉब मिल गया मुझे, और मैंने फ़ोन पे ही बताना था मतलब क्या प्रॉब्लम है और कैसे, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग दिया हुआ था, तो हम उसको रिमोट के थ्रू एंड कॉल के थ्रू ही बताते थे। ये टेक्नीशियन वहाँ पे विजिट करता था, उसको गाइड करते थे, ऐसे ऐसे खोलो तो फिर ठीक हो जाता था। तो वहाँ पे मुझे मन नहीं लग रहा था जॉब में, और मेरे रूम, जहाँ पे मेरा रूम था और वहाँ से ऑफिस बहुत दूर था, तो जाने के लिए मुझे 2 घंटा जाने के लिए 2 घंटा आने के लिए स्पेंड करना पड़ता था, और भी सैलरी भी बहुत कम थी। मुझे स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम मिला था, मतलब बता नहीं सकते बहुत कम सैलरी था उसमें। 12,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी मुझे मिला था। 12,000 सैलरी में तो 3-4 हज़ार रुपये तो ट्रैवल खर्च था, फिर वहाँ पे खाना खाते थे, तो मिस साफ था, मतलब 12,000 रुपये कुछ भी बचता नहीं था पैसा। तो ये स्थिति था, मतलब मैंने पूरा चीज़ करने के बावजूद और 12,000 सैलरी और कैसे संभालना, बहुत दिक्कत था। मैं अकेला रूम भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं बेंगलोर सिटी में रहता हूँ, हाई फाई सिटी है, कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे एक रूम लेना और फिर से सब कुछ सेटअप करना, कितना कितना डिफ़िकल्ट है, आप सोच नहीं सकते। तो उस समय 12,000 रुपये सैलरी था, तो क्या कर सकते थे। तो जॉब में क्योंकि एक सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं करता है, क्योंकि फ्रेशर आप हो, तो इम्पॉर्टेंट करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो और कैसा आपको मन लग रहा है, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे काम किए 1-2 महीना, तो मुझे मन नहीं लग रहा था। एक कॉल सेंटर जैसा जॉब था, और फिर कॉल पे बताना, और ये फिर वहाँ पे और टाइमिंग, सैलरी भी कुछ इशू था कंपनी के, अभी पता नहीं कैसे कंपनी क्या कर रहा है। उस समय टाइम पे सैलरी भी नहीं आता था, नहीं टाइम पे सैलरी आएगा तो मेरा तो बैकग्राउंड तो अच्छा तो है नहीं, मैं कैसे बेंगलोर में रह के कैसे करेंगे ये सब चीज़, बहुत दिक्कत था। तो फिर हम बीसीए किए, तो बीसीए करने जब कर रहे थे तो फ्रेंड सर्किल से पता चला कि ऐसे ऐसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलता है, एसओसी का जॉब, अप्लाई करो, यू आर गेट द जॉब। तो फिर मैं एसओसी एनालिस्ट क्या होता है आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं क्या होता है एक। तो अभी हम प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में एक वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का ये जो रैंक होता है ना, तीसरा चौथा नंबर पे रैंक में, वर्ल्ड का तीसरा चौथा नंबर पे वो कंपनी है, और उस कंपनी में हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर रहे हैं, और एसोसी एनालिस्ट हूँ उस कंपनी में। तो गूगल करके देख सकते हैं, और हम ये हमारा जर्नी है जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो हम अब आते हैं कि हमारे PGSIS कंपनी, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही फिनांस संभालता है, फिनांस का बहुत बड़ा कंपनी है, और जो बैंकिंग सेक्टर और फिनांस सेक्टर में वर्ल्ड का तीसरा चौथा नंबर बता दिए, तो वो करता है। तो उससे हम प्रेरित होकर हम सोचे हम काहे नहीं करें, हम वर्ल्ड का इतना कंपनी है तो हम भी एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ही एसेट को मैनेज करते हैं। तो अभी जो भी ओवरऑल हमारा जो कंपनी का एसेट जो है, जो दोस्त का और हमारे दोस्त सर्किल का जो भी है, और मेरा खुद का एसेट हम संभालते हैं हमारी कंपनी में। टोटल हमारी कंपनी में 3 लोग काम करते हैं, तीनों जो है एक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है। ये भी एक पहले साथ में ही काम करते थे, फिर बाद में शिफ्ट हो गए, क्योंकि एक जो बैकग्राउंड था वो आर्मी बैकग्राउंड से है, फिर फिनांस में गया, उसमें डीप में नॉलेज गया, फिर घर में भी सेटल हो गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक और दोस्त है जो राजस्थान से है, वो यहीं पे काम करते हैं, लेकिन वो भी जॉब करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में एसेट देखते हैं, मतलब पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। जो हम लोग तीनों मिल के कंपनी को फंडामेंटल चेक करते हैं, कंपनी का एनालिस करते हैं, तभी हम कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, स्टॉक इसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उस पर। तो ये कंपनी जो है अभी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट पे है, और बहुत पुराना नहीं है हमारी कंपनी, अभी 1 साल 6 मंथ ही हुआ है। अभी क्या क्या गवर्नमेंट का क्या क्या हमको लाइसेंस लेना है, इसके बारे में भी अभी हमको पूरा चीज़ पता नहीं है, लेकिन हम कंपनी के नाम पे ही एक डीमैट अकाउंट खोल के पूरा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर मेरा प्लानिंग है, सब कुछ होगा, एक वेबसाइट बनेगा, और वेबसाइट में सब कुछ जैसे जैसे बड़ा बड़ा एसेट कंपनी आप देखते हैं, जैसे कोटक सिक्योरिटी देखते हैं, SIS सिक्योरिटस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बहुत सारा कंपनी है। और जैसे JP मोर्गन है, तो बहुत बड़ा कंपनी, JP मोर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ऐसे ऐसे कंपनी बहुत बड़ा है। हम तो मैं ड्रीम है, मतलब देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम सब लाइसेंस लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद, तब हम फिर से अच्छा से प्लानिंग करेंगे, म्यूचुअल फंड, SIP, ये सब चीज़ करेंगे। लेकिन अभी हम जैसे कि अपना वेल्थ संभालते हैं, दोस्तों का वेल्थ जो भी है एसेट हम संभालते हैं अभी,
और फंडामेंटल एनालिसिस सब चीज़ करके देखते हैं। ये कंपनी हमारा PGSIS करता है अभी प्रेजेंट में। ये कंपनी के बारे में हम बताएं। और ट्रेडिंग का जो सेटअप है हमारी कंपनी में अभी, जो जैसे मेरा खुद का सेटअप है ऐसे मेरे फ्रेंड को भी सेटअप है उसके रूम पे, और एक और फ्रेंड जो 3 लोग काम करते हैं उसको भी ऐसे ही सेटअप है। वो अपने सेटअप करके रखे हैं, हमारे एसेट संभालते हैं हमारी कंपनी के जो भी एसेट है अभी। तो हमारे एसेट के ऊपर आते हैं। जो हमारा पीछे ये हम रूम पहले बता दें कि हम बहुत प्रेरित हुए हैं एक बुक से, उसके बारे में बीच में बता देते हैं हम मेरे ये ब्लॉग में। रिच डैड एंड पुअर डैड जो बोलते हैं 3 चीज़ इसमें पॉइंट जो है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपका जो है लायबिलिटी और एसेट और एक्सपेंसिव। तो अभी 3 चीज़ में सबसे यदि हम फोकस क्या कर रहे हैं, जो हमारा एसेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इससे भी प्रेरित है हमारा PGSIS। तो दोस्त जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी हम बोलते हैं सबसे पहले आप एसेट पे फोकस करो। सेकंड है लायबिलिटी, तो सबके जब आप आगे बढ़ोगे लायबिलिटी तो रहेगा ही। और एक्सपेंसिव जो हमारा सेशंस है, एक्सपेंसिव पे मत खर्च करो। इस फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो एक्सपेंसिव आप डे बाय डे क्या है ना डिक्रीज़ करो, मतलब कोशिश करो डिक्रीज़ करने का। तो एक्सपेंसिव जो होता है, जो आपने मोबाइल फ़ोन जो चीज़ आप ख़रीदते हैं उसका जो इन फ्यूचर आपका वैल्यू कम हो जाए वो एक्सपेंसिव में आता है। लायबिलिटी जो आपने लायबिलिटी के थ्रू, जैसे आपने घर लिया या जैसे आपने कंपनी सेटअप किया, वो भी लोन के थ्रू लेकर के या कंपनी सेटअप किया, तो इन फ्यूचर तो कंपनी ग्रोथ करेगा तो आपका एसेट तो बढ़ेगा ही। लायबिलिटी से ही खरीदे हैं एसेट, लेकिन वो बढ़ेगा, तो ऐसा लायबिलिटी होना चाहिए। और एसेट क्या है, अब जो भी चीज़ आप कमा के खरीदते हैं वो जैसे गोल्ड आपने खरीद लिया है एक एग्जांपल के तौर पे, या कंपनी में कोई कंपनी का आप शेयर खरीद लिए तो वो भी एसेट में आता है। तो वो वेल्थ क्या है, आपको बढ़ेगा, नहीं कि घटेगा आपका वेल्थ। तो ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, मोटिवेशन भी हो गया इस वीडियो में, इस ब्लॉग में। तो हम आते हैं सेटअप के बारे में और पूरा चीज़ हम बताएंगे क्या क्या मैंने। बहुत छोटा सा सेटअप है, नॉट गुड नॉट बैड ही बोल सकते हैं, छोटा सा सेटअप है। जो सेटअप मैंने सेट किया हुआ है, ये हमारा रूम है। ये रूम पूरा मैंने नॉट रेंट देता हूँ इस रूम का, मैं लीज पे लिया हुआ रूम, क्योंकि मुझे पता है कि रेंट बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मैंने लीज पे रूम लिया है। लीज नहीं समझते हैं तो कुछ अमाउंट इस रूम का हम पे कर देते हैं, जो 2 या 3 साल के लिए लीज होता है। उस अमाउंट को जो भी ओनर है वो रिटर्न कर देता है 3 साल के बाद, और कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। जो भी मैंने पैसा पे किया वो 3 साल के बाद रिटर्न दे दिया। तो हमको क्या प्रॉफिट हुआ, जो रेंट होता है वो रेंट बच जाता है। तो ये जो पूरा मैंने रूम लिया है लीज पे है, ये 2 BHK रूम है। तो यहीं पे एक हॉल है, इसी में हम सेटअप किए हैं कंपनी का, और पूरा मतलब कंपनी का यहीं से हम पूरा चीज़ देखते हैं। जो ऑफिस हम ख़त्म करने के बाद कंपनी का जो भी फंडामेंटल, किस कंपनी में आज रिसर्च करना है, क्या करना है, सब चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, यहीं पे करते हैं। तो आते हैं, हम पूरा सेटअप दिखाते हैं। तो ये वीडियो पे बने रहिए और बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा सेटअप कैसा है मेरा। तो आते हैं उस सेटअप के ऊपर।